पैराग्राफ का टाइटल है एसी जनरेटर। इस जनरेटर के लिए लिखा है, एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। ठीक बात है। जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट अ मोटर डज, जो मोटर करती है उसका ऑपोजिट करता है। इन इट अ शाफ्ट इज रोटेटेड बाय सम मैकेनिकल मींस, मैकेनिकल तरीकों से इस शाफ्ट को घुमाया जाता है। Such as engine or turbine starts working and EMF is induced in the coil। तो जो EMF है उसमें जो coil है उसमें EMF generate हो जाता है। It is based on the phenomena of electromagnetic induction, which states that whenever magnetic flux linked with a conductor of coil changes, EMF is induced in the coil। तो ये बात बहुत बार पढ़ रखी है हमने कि जब किसी लूप से लिंक्ड फ्लक्स जो है वो चेंज होता है तो उसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है d phi by dt। और यदि हम उसकी डायरेक्शन की बात करें तो हमें लेंज लॉ का इस्तेमाल करना होता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए EMF जो है वो पैदा होता है और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होती है, EMF की पोलैरिटी या कहें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि जिससे वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। फ्लक्स यदि बढ़ रहा है तो फ्लक्स को बढ़ने से रोकने के लिए, उसका अपोज करने के लिए, उसको घटाने के लिए उसमें EMF इंड्यूस होता है उस तरीके से। और यदि फ्लक्स घट रहा है मैग्नीट्यूड में तो ऐसे करंट इंड्यूस होता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ सके। ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास एसी मोटर का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एसी जनरेटर, सॉरी मोटर क्यों बोल दिया मैंने, जनरेटर है। यानी कि इसको हम डीजल से या जो भी हमारे पास टरबाइन से घुमाना है, कैसे भी घुमाना है, इस लूप को घुमाया जाता है। ये लूप है हमारा, इस लूप को घुमाया जाता है। ये है साहब शाफ्ट है ये, ठीक है। इसमें चाबी रखेड़ के ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है। आप जानते हैं कैसा हैंडल आता है, इस तरीके का हैंडल आता है। इसको पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है ना, इस तरीके से, जैसे हाथ से जूस चलाने की मशीन होती है, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। तो इसको घुमाया जाएगा। यहाँ पे मैग्नेट्स रखी होती हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं ये। तो जैसे ही नॉर्थ और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको ऑन कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट यहाँ पे डेवलप हो जाता है इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट B। और इस लूप को रोटेट किया जाता है, इस लूप को रोटेट किया जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके पास है, लूप है आपके पास और ये कनेक्ट होता है एक शाफ्ट से। इसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसको उस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार आप ध्यान से सुनिए। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हमेशा कांस्टेंट है बट एरिया का जो ओरिएंटेशन है वो बदलता जा रहा है। एरिया पहले ऐसे है, अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है और ऐसे बदलता ही जा रहा है। तो एरिया के ओरिएंटेशन बदलने से हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो एरिया से पास हो रही हैं उनकी संख्या चेंज होती जा रही है। जब प्लेन ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे खड़ा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं पास हो रही हैं। लेकिन जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है इस तरीके से, जो हमारा लूप है, तब जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से पास हो रही होती हैं इस एरिया से। तो मैं यहाँ पे क्लियरली कह सकता हूँ बिकॉज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का बीच का एंगल जो है वो बदलता जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से द फ्लक्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। और फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो इस लूप में एक EMF डेवलप हो जाता है और उस डेवलप्ड EMF की सहायता से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पे कनेक्शन निकाल दिया जाता है, जिसको भाई लाइट चाहिए AC वो मिल जाती है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, which method is used to induce an EMF or current in a loop in AC generator। तो लूप में EMF जनरेट करने के लिए हम एरिया को चेंज कर रहे हैं लगातार, एरिया का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, एरिया वेक्टर को चेंज कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। सो द चेंज इन लूप्स ओरिएंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है, चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया का मतलब है एरिया का कंपोनेंट। देखिए फाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास B डॉट A कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दैट इज BA cos थीटा, और यहाँ पे A cos थीटा को इफेक्टिव एरिया कहा गया है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया, या कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ एरिया ना। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ A एंड B आर करेक्ट। लॉजिक आप समझ गए कि लगातार एरिया का ओरिएंटेशन बदलता जा रहा है, लूप का ओरिएंटेशन बदलता जा रहा है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है। उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बट उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो रहा है।
इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि जो इफेक्टिव एरिया जो है वो कम हो रहा है, वो चेंज हो रहा है बेसिकली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। दूसरा सवाल हमारे पास है, when the coil is rotated with a constant angular speed omega, then the angle theta between the magnetic field vector B and area vector A of the coil at any instant is। तो मैं जानता हूं कि ये जो एक लाइन है, जो भी लाइन है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से यदि घूम रही है तो t टाइम के बाद थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t के बराबर ये घूमने वाले हैं। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से यदि t टाइम के लिए घूमेंगे तो एंगल जो डिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी ओमेगा t। तो यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर सकते हैं आंख बंद करके भी। तीसरा पार्ट हमारे पास है, चेंज ऑफ फ्लक्स इज ग्रेटेस्ट एट थीटा इज इक्वल टू, चेंज इन फ्लक्स ग्रेटेस्ट होना चाहिए। चेंज ऑफ फ्लक्स, तो यहां भैया हमको फ्लक्स दिया हुआ है phi b इज इक्वल टू NBA cos ओमेगा t। फ्लक्स में चेंज निकाल दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां लिखूंगा मैं d phi b by dt कितना आ जाएगा भाई, माइनस ऑफ NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। अब देखिए ये आपके पास चेंज इन फ्लक्स है, ये हमें मैक्सिमम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमम करना है, तो हमें राइट हैंड साइड को भी मैक्सिमम करना होगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है, साइन थीटा का ग्राफ हम जानते हैं, साइन थीटा का ग्राफ हम जानते हैं कुछ इस तरीके से होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 90 डिग्री पे, और आती है यहाँ पे कितने, ये हुआ 90, 180, 270। सो 90 और 270 पर जो कह सकते हैं जो चेंज है इसमें फ्लक्स में, वो मैक्सिमम हमें मिल रहा है। सो 90 और 270 जो है हमारा आंसर होगा। 90, 270 और ये 27, 36, 45, 450 डिग्री, वही बात हो गया। 360 से ऊपर चले गए तो फिर से वो 90 वाला स्टार्ट हो जाता है। सो आंसर हमारा होगा 90 और 270 डिग्री एंगल जब बनाएगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, तब चेंज इन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। चौथा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। द ग्राफ बिलो दिस shows the voltage output plotted against the time, which point on the graph shows that the coil is in vertical position। देखिए ये हमारे पास मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। प्लेन हमारे पास वर्टिकल पोजीशन में होगा, इसका मतलब एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने वाला है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होने वाला है। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो या तो 0 डिग्री हो सकती है, और थीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 180। तो हम एक बात समझ गए कि ईएमएफ जो है वो होता है d∅dt माइनस ऑफ d∅dt, और पिछले पार्ट में हम d∅dt निकाल चुके हैं, तो आपको मिल जाएगा BAN ओमेगा साइन ओमेगा t, या हमें ईएमएफ मिल जाएगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे यदि मैं 0 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ईएमएफ आपको कितना मिलेगा, 0 के बराबर। यहाँ पे 180 डिग्री पुट कर देता हूं तो आपको ईएमएफ कितना मिलेगा, 0 के बराबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे ईएमएफ या कहें वोल्टेज 0 हो चुका है, तो वहां पे जो ये हमारा लूप है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में होगा, विच इज ऑप्शन क्यू, और एस से थोड़ा आगे होना चाहिए था। तो क्यू वाले पॉइंट पर जो हमारा लूप है वो इस वर्टिकल ओरिएंटेशन में आ चुका होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू के बराबर। तो ऐसे हम कोई सा भी ओरिएंटेशन बता सकते हैं। यदि आपसे पूछा है कि बताइए कब वो हॉरिजॉन्टल होगा लूप, तो हम कह सकते हैं कि जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, और ये 90 डिग्री के बराबर हो या 270 डिग्री के बराबर हो, तो हम उस अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे ये लूप हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया है। फिफ्थ सवाल है हमारे पास, नंबर अभी भी 4th है।
सवाल आपसे कहता है कि एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर, फोर्थ है फिफ्थ है, एक्चुअली थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, दिस इज फिफ्थ। एन एसी जनरेटर consists of a coil 1000 turns and cross sectional area of 100 centimeter square rotating at an angular speed of 100 rpm in a uniform magnetic field of 3.6 into 10 to the minus 2 टेस्ला। तो मैक्सिमम ईएमएफ बताइए कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम निकाल चुके हैं कि ईएमएफ जो है वो आ रहा है हमारे पास NBA ओमेगा sin ओमेगा टी के बराबर। तो भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 के बराबर। तो NBA ओमेगा इंटू 1 के बराबर मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे NBA ओमेगा रखेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है 1000 10 टू द पावर 3, मैग्नेटिक फील्ड इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू एरिया हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 इंटू 10 टू द पावर -4, और ओमेगा हमारे पास है 100 आरपीएम, जिसे आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 100 राउंड्स पर मिनट 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 1 2 और 3 और 4, ये 10 टू द पावर -4 कैंसिल आउट हो गया। 10 टू द पावर 3, ये 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 1 बचा, तो ये 36 बन गया हमारे पास। सो 36 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 हमारे पास बन गया। ये आ गया आपके पास 10 बार, ये आ गया 6 बार। सो 1.2 इंटू पाई हमारे पास आंसर आ जाता है। सो 1.2 इंटू पाई, ये 36 से थोड़ा 3.6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 3.6 समथिंग। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास एक ही है, सी ऑप्शन, जो 3.6 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। समझ गए आप? ठीक। तो ये इस पैराग्राफ का लास्ट सवाल था। अब चलते हैं आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है जिसका टाइटल है द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है इसका टाइटल है, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहां पे देखिए क्या लिखा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये चेंज करने के काम आता है ये डिवाइस। द ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप, 10th क्लास में भी था। The transformer is based upon the principle of mutual induction. It consists of two coils, primary and the secondary coil, insulated from each other, wounded by soft iron core. Often the primary coil is the input coil and the secondary coil is the output coil. These soft iron cores are laminated to minimize eddy current loss. Eddy current के बारे में ऑलरेडी हम एक पैराग्राफ ले चुके हैं जिसमें आपको डिटेल से समझाया था कि एडी करंट्स क्या होते हैं, कैसे उनको मिनिमाइज किया जाता है और क्या उनके यूजफुल एप्लीकेशंस हैं एडी करंट के। तो भाई ये प्राइमरी कॉइल होता है, यहाँ पे इनपुट हम देते हैं, ये सेकेंडरी कॉइल होता है, यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। यहाँ और इनमें रिलेशन होता है जो सब जानते हैं कि NP अपॉन NS, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू IS अपॉन IP। तो ये रिलेशन इनमें होता है यदि एफिशिएंसी 100% है, तो ये वाला भी हम लिख देते हैं जो मानते हैं। यदि दिया नहीं गया है तो एफिशिएंसी 100% मानते हैं, कोई भी लॉस नहीं मानते हैं, तो पावर सेम रहती है, जितनी पावर यहां से आ रही है उतनी पावर यहां जा रही है। पहला सवाल है व्हाट इज नॉट पॉसिबल इन ट्रांसफॉर्मर। क्या पॉसिबल नहीं है? एडी करंट पॉसिबल होता ही है, एडी करंट होगा ही होगा, कितना भी आप अच्छा ले लीजिए सिस्टम, एडी करंट्स उसमें होंगे ही। डायरेक्ट करंट का कोई रोल नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट करंट यदि होगा तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, और पूरा काम ही, पूरा प्रिंसिपल ही यही है कि म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है ये। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला पार्ट है हमारे पास व्हिच क्वांटिटीज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मर ऑपरेशंस। यदि एफिशिएंसी हमारे पास 100% है तो पावर सेम रहता है, और फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है कि सोर्स का एसी करंट हमने लगाया है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होता है, वोल्टेज चेंज होता है। ऑफ कोर्स स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ा देते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को कम कर देते हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हमारे हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर हैज 150 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी एंड 1000 इन सेकेंडरी। इफ द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 440 वोल्ट डीसी सप्लाई, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द सेकेंडरी साइड। अब देखिए यहाँ पे जैसे डेटा दिया है लोग चमक जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने लगते हैं n1 by n2 is equals to v1 by v2 is equals to i2 by i1, लेकिन यहाँ पे डीसी दिखा है, डीसी पे तो काम ही नहीं करता। इसका मतलब कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको नहीं मिलेगा सेकेंडरी साइड में, आंसर विल बी इक्वल टू 0। फोर्थ हमारे पास है
द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब पावर लॉस है 0 और इसमें जो तीनों रेशियोज हैं उनको हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दिया है NS/NP इज इक्वल टू 4/5। पावर आउटपुट यदि P है तो रेशियो ऑफ पावर, इफ पावर इनपुट इज P, द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर कह दिया है तो पावर का कोई लॉस नहीं होगा, पावर सेम रहेगा, VP इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू IS। पावर सेकेंडरी में पावर प्राइमरी में बराबर रहने वाली है, तो 1:1 आपको रेशियो मिल जाएगा। फिफ्थ और लास्ट पार्ट है इस पैराग्राफ का जो आपसे कहता है कि पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड करती है, खाती है इतना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग्स में 4000 टर्न्स हैं। What should be the number of turns in the secondary in order to get the output of 230 volt? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए कि NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन VS। तो प्राइमरी कॉइल में हमारे पास है 4000 नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पूछे हैं सेकेंडरी में कितने रखे। प्राइमरी में वोल्टेज है 2300 वोल्ट और यहाँ है हमारे पास सेकेंडरी में 230 वोल्ट। तो 230 से गए 10 टाइम्स, 10 से गया 1 0, तो NS आपको मिल जाता है 400 के बराबर, यानी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैज टू बी इक्वल टू 400। तो यही हमारा सी आंसर जो है हमें मिल जाता है।